साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम में आज हम आपको भाग 7 में बताएंगे फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए जांच अधिकारियों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें कि मैंडेटरी कर दिया गया है सर्चिंग तलाशी की वीडियो ऑडियोग्राफी, और साथ ही साथ ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि कुछ केसेस में स्टेटमेंट लेते टाइम भी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। तो उसी संबंध में जो आयु है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। साथियों, घटना स्थल से गुजरते समय जो आयु है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, घटना स्थल से गुजरते समय सुरक्षित मार्ग का उपयोग करें, व्यवधान डालने से बचें। मतलब ये हुआ कि ऐसे घटना स्थल जाना है, घटना स्थल जाते समय एक ऐसे रास्ते का उपयोग करें जिसमें कि ट्रैफिक या व्यवधान की स्थिति ना हो, और उस स्थान से जाने से बचें जहां पर व्यवधान हो सकता है। नंबर दूसरा है, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कैमरे का समय और स्थान जानना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको कैमरे का समय और स्थान जानना महत्वपूर्ण है। अगला है, रिकॉर्डिंग का पूरा एपिसोड बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। जो रिकॉर्डिंग आप करेंगे क्राइम सीन पर पहुंच करके, या जो भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं साक्ष्य के संबंध में, उसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि रिकॉर्डिंग का पूरा एपिसोड बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट रिकॉर्डिंग की, फिर वीडियो बीच में फोन आ गया काट दिया, तो क्रॉपिंग या एडिटिंग नहीं करनी है। इसलिए रिकॉर्डिंग का पूरा एपिसोड बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। साथ ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम या फॉरेंसिक टीम के सभी सदस्यों को वीडियोग्राफी के दौरान चुप रहना चाहिए। साथ ही जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है यानी आयु है, जो मौके पर पहुंच रहा है क्राइम सीन पर, उसको और उसकी टीम को, साथ ही साथ फॉरेंसिक और फॉरेंसिक टीम के सभी सदस्यों को वीडियोग्राफी के दौरान चुप रहना चाहिए और किसी भी तरह की बकबक या बकवास से बचना चाहिए, जिसका इस्तेमाल बचाव पक्ष द्वारा जांच की पवित्रता का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। अगर वीडियोग्राफी में अनावश्यक बातें आएंगी या अन्य लोगों की आवाज सुनाई देंगी, तो उस पर बचाव पक्ष यानी जब मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद जो बचाव पक्ष है, अभियुक्त पक्ष है, उसके द्वारा इस चीज का बचाव लिया जाएगा कि यहाँ पर अन्य लोगों की आवाजें हैं, उनके संबंध में इसमें कोई रिकॉर्ड में लेखा जोखा नहीं किया गया है। वहां मौजूद गवाहों से भी यही अपेक्षा की जाती है। जो गवाह मौजूद है उनसे भी यही अपेक्षा की जाएगी कि जब वीडियोग्राफी हो तो शांत रहें, शोर शराबा, बकबक, हल्ला फालतू का ना करें, जिससे कि वीडियोग्राफी अच्छे से हो सके। अगर डिस्टरबेंस रहेगा तो वीडियोग्राफी अच्छे से नहीं हो पाएगी। चौथा है, तलाशी के दौरान उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें। जब भी आप तलाशी कर रहे हैं, उस समय जो प्रकाश है, लाइट है, वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है, आप अंधेरे में कोई चीज की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तलाशी के समय लाइट की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अपराध स्थल की घटना से पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो लें। जो अपराध स्थल है, घटना से पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो लें। घटना से पहले और बाद की तस्वीरें लें और वीडियो लें। लंबाई, हवाई दूरी, मध्यम दूरी, क्लोजअप सहित चित्रों का एक पूरा सेट लें। मतलब जो चित्र है उनका पूरा सेट लेना है आपको। फोटोग्राफ और वीडियो में प्रवेश और निकास मार्ग, यानी कि घटनास्थल में जाने और निकलने का जो मार्ग है, पीड़ितों और साक्ष्यों को यथासंभव शामिल किया जाना चाहिए। मतलब वो वीडियोग्राफी में सारी चीजें आए कि यहाँ से जाने का है, यहाँ से आने का है, और उस वीडियोग्राफी में जितना यथासंभव जरूरत हो उतने ही पीड़ित और साक्ष्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अपराध स्थल की वस्तुओं जैसे खून के धब्बे या उंगलियों के निशान या पैरों के निशान की जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसकी तस्वीर और वीडियो ले लें। क्या कर ले, जितनी जल्दी हो सके। फर्स्ट रेस्पॉन्डर की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबसे पहले मौके पर पहुंच करके उसकी तस्वीरें, किसकी तस्वीरें ले लें, घटना स्थल पर खून के धब्बे या उंगलियों के निशान या पैरों के निशान की जितनी जल्दी हो सके तस्वीरें और वीडियो ले लें। अपराध स्थल के बाहर से लेकर भीतर तक, अपराध स्थल के बाहर से लेकर के घटना स्थल के अंदर तक तथा सामान्य से लेकर विशेष फोकस तक की तस्वीरें और वीडियो लें।
जो घटना स्थल है, घटना स्थल के बाहर से लगा के अंदर तक की सारी वीडियोग्राफी करनी है। फोटो खींचते समय क्लोजअप फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। फोटो खींचते समय पास से फोटो खींचनी है। कैसे खींचनी है? क्लोजअप फोटोग्राफी की जाएगी और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है? रिकॉर्डिंग को। पद चिन्ह, फिंगरप्रिंट, जूते का निशान, टायर के निशान, चोट आदि सारी चीजें क्लोजअप फोटोग्राफी में आ सकती हैं अगर आप क्लोजअप फोटोग्राफी करेंगे। तो साथियों, ये हुई तलाशी के दौरान क्या सुनिश्चित करना है और कैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाएगी। अगला हम आपको बताएंगे, जब उपयुक्त हो तो स्केल के साथ फोटोग्राफ और वीडियो लें। जब जरूरत हो स्केल के साथ भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लें। खाली मेमोरी कार्ड लेना, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें जो मेमोरी कार्ड है वो खाली उपयोग करना है। क्या करना है? खाली उपयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि खाली मेमोरी कार्ड का यूज करना है। क्या करना है? खाली मेमोरी कार्ड का यूज करना है। कैमरे की बैटरी और कनेक्टिक तारों की अधिकतम चार्जिंग सुनिश्चित करें। प्रत्यक्ष चार्जिंग ऑपरेटिंग कैमरे के लिए। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैमरे की बैटरी और कनेक्टिंग तारों की अधिकतम चार्जिंग सुनिश्चित करें। जो भी कैमरे की बैटरी है वो चार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चार्ज होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप वीडियोग्राफी शुरू कर रहे हैं बीच में ही वो क्या हो जाए? डिस्चार्ज हो जाए। साथ में एक्स्ट्रा बैटरी लेकर के चलना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा बैटरी लेकर के चलना है, ये ध्यान देना है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिकॉर्डिंग के आरंभ और अंत बिंदु का वर्णन करने के लिए रिकॉर्डिंग में आरंभिक और अंतिम शॉट होना चाहिए। रिकॉर्डिंग के आरंभ, स्टार्टिंग और अंत बिंदु का वर्णन करने के लिए रिकॉर्डिंग में आरंभिक अंतिम शॉट होना चाहिए। आईओ फर्स्ट रिस्पॉन्डर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस कलेक्ट करने में। इसलिए आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है और कलेक्शन है बहुत हिसाब से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि तलाशी को एक मेमोरी कार्ड की क्षमता तक बढ़ाया जाना है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि अपराध के दृश्य को रिकॉर्ड करके निरंतरता बनाए रखी जा सके और साथ ही मेमोरी कार्ड में परिवर्तन को अन्य अतिरिक्त डिवाइस के साथ कैप्चर किया जा सके और उस रिकॉर्डिंग को भी मुख्य मेमोरी कार्ड के साथ संरक्षित किया जाएगा। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि तलाशी जब की जा रही है, तलाशी के दौरान तलाशी को एक मेमोरी कार्ड की क्षमता तक बढ़ाया जाना चाहिए और उस तलाशी वो वीडियोग्राफी में जब मेमोरी कार्ड लगाया गया है उस डिवाइस में जिससे वीडियोग्राफी की जा रही है उस कैमरे में, तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब आवाज आनी चाहिए। बात यह बात रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए कि किसी भी घटना से पहले मेमोरी कार्ड खाली था। मतलब क्या हुआ कि यह बात रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए कि जब मेमोरी कार्ड का उपयोग किया तब वह खाली था। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई डाटा थे। इस बात का पहले से रिकॉर्ड में संलग्न किया जाना चाहिए। मतलब इस चीज का एक पंचनामा बनाया जाना चाहिए, पंचों को दिखाया जाना चाहिए कि भैया ये मेमोरी कार्ड खाली है और इसमें कोई डाटा पहले से मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। साक्ष्यों की बरामदगी की प्रक्रिया क्लोजअप वीडियोग्राफी के साथ की जानी चाहिए। जो साक्ष्य की बरामदगी कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, उनकी जो वीडियोग्राफी है वो कैसी होगी? क्लोजअप होगी, बिल्कुल पास से। कैसी होगी? क्लोजअप वीडियोग्राफी के साथ की जानी चाहिए जिससे बरामद साक्ष्यों के पहचान योग्य विवरण का पता चल सके। मान लीजिए कोई बैग है, कोई ऐसा सामान है जिसमें कुछ नंबर अंकित है, अगर आप क्लोजअप वीडियोग्राफी करेंगे तो सीरियल नंबर भी उस वीडियोग्राफी में आ जाएंगे। जब्ती ज्ञापन में जब जब्ती पंचनामा तैयार किया जाता है, जब्ती पंचनामे में कैमरे का विवरण, जब्ती पंचनामे में क्या क्या रहेगा? जब्ती पंचनामे में कैमरे का विवरण, दिनांक, समय और भंडारण माध्यम। क्या रहेगा? भंडारण माध्यम यानी मेमोरी कार्ड का विवरण अंकित होना चाहिए जो कैमरे द्वारा किए गए विवरण से मेल खाता हो। साथियों, जो भी जब्ती पत्रक तैयार की जाएगी उसमें किस कैमरे का उपयोग किया गया, दिनांक, समय, भंडारण माध्यम, मेमोरी कार्ड का विवरण अंकित किया जाना चाहिए जो कि मेमोरी कार्ड से मेल खाता हो। पंचनामे में प्रत्येक चित्र, वीडियो फुटेज का हैश मान अंकित किया जाना चाहिए। जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाएगी उस प्रत्येक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का हैश वैल्यू निकाला जाएगा। बीएसए की धारा 63(4)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 4 सब और सी 63 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज सी के तहत प्रमाण पत्र सहित कानून द्वारा मांगी गई प्रक्रियाओं का पालन करके डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता सुनिश्चित करें और ट्रांसमिशन और भंडारण के विभिन्न स्थानों में हैश मूल्यों के माध्यम से प्रामाणिकता और डेटा अखंडता बनाए रखें। साथियों, पहले 65 का प्रमाण पत्र दिया जाता था, अब क्या दिया जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 63 सब क्लॉज 4 सी के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 सब क्लॉज 4 सी प्रमाणीकरण के लिए उपकरण के स्वामी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो प्रासंगिक समय पर नियमित रूप से उपकरण का प्रबंधन करता है। यानी उसके मालिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो करंट समय में चला रहा है, जिसके पोजीशन में है, उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तस्वीरें लेने से पहले अपराध स्थल को परेशान न करें और जब भी आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो जो अपराध स्थल है उस पर छेड़छाड़ ना करें, उसमें अनावश्यक रूप से क्या ना करें, उसमें बदलाव ना करें। न्यायालय में अस्पष्ट तस्वीरें और रिकॉर्डिंग प्रस्तुत ना करें। न्यायालय में जब भी वीडियो फोटोग्राफी जाएगी वो स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट रूप से ऑडियो वीडियोग्राफी प्रस्तुत ना करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 सब क्लॉज 4 सी के तहत प्रमाण पत्र के बिना डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत ना करें। इस प्रमाण पत्र के बिना डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत ना करें। केस डायरी में प्रत्येक फोटोग्राफ और वीडियो का हैश वैल्यू लिखना ना भूलें। जो केस डायरी है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए यह जरूरी है कि केस डायरी में जब वो अपराध की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस केस डायरी लिखती है, तो केस डायरी में प्रत्येक फोटोग्राफ और वीडियो का हैश वैल्यू लिखना ना भूलें। क्या करना है? हैश वैल्यू लिखना है। साथियों, ये हमने आपको एक आयु जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है हमने आपको बताई हैं। साथ ही साथ अब हम आपको आगे बताएंगे कि संबंधित न्यायालयों द्वारा ऑडियो वीडियो सामग्री के परिवहन और उत्पादन पर क्या कहा है, कैसे क्या होगा। संबंधित नोट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो वीडियो कंटेंट टू दी रिलेवेंट कोर्ट्स के ऑडियो वीडियो के संबंध में क्या नोट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 में यह प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 में यह प्रावधान है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का तैयार होते ही उसे संबंधित अदालत में पेश किया जाना चाहिए। जैसे ही ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई है, तैयार कर लिया है, वैसे ही आपको संबंधित न्यायालय में पेश करना है। क्या करना है? न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अब न्यायालय के दृष्टिकोण के आधार पर कई परिदृश्य हो सकते हैं। न्यायालय निश्चित रूप से BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा अनिवार्य प्रमाण पत्र और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। जो कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला है उसको प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे और रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइल पर जोर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइल पर जोर दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड की गई फाइल की प्रतियां पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में प्रस्तुत की गई हैं या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे माल खाना से वस्तुओं की आवाजाही बढ़ जाएगी और न्यायालयों के पास अपना माल खाना नहीं है। न्यायालय निश्चित रूप से BSA द्वारा अनिवार्य प्रमाण पत्र और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। न्यायालय क्या कहेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी पहले पुराने एविडेंस एक्ट में 65B का जो प्रमाण पत्र चलता था, अब नए कानून में क्या चलेगा? 63 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज C का प्रमाण पत्र। तो न्यायालय निश्चित रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा अनिवार्य प्रमाण पत्र और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे और रिकॉर्ड की वीडियो फाइल पर जोर दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड की गई फाइल की प्रतियां पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में प्रस्तुत की जाएंगी। जो रिकॉर्ड की गई फाइल है उसकी प्रतियां कोर्ट में पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे माल खाना से वस्तुओं की आवाजाही बढ़ जाएगी और न्यायालय के पास अपना माल खाना नहीं है, इसलिए जोर दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, दोनों। कुछ न्यायालय वीडियो फाइलों को प्रमाणीकरण और कस्टडी की श्रृंखला के साथ प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। कुछ न्यायालय क्या कह सकते हैं? कुछ न्यायालय वीडियो फाइलों की प्रमाणीकरण और कस्टडी की श्रृंखला के साथ प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, जिसके लिए गंतव्य कंप्यूटर से एक मिरर फाइल जहां रिकॉर्ड की गई फाइलें डाउनलोड, संग्रहित और हैश की गई हैं।
को स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव आदि में न्यायालय को प्रदान किया जाएगा। जब न्यायालय के द्वारा कहा जाएगा कि उसकी मिरर कॉपी प्रदान की जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर न्यायालय को पेन ड्राइव में प्रदान करेंगे। इसलिए सभी मूल को पुलिस स्टेशन के डेस्कटॉप में एक निर्दिष्ट विभाजित हार्ड ड्राइव में अलग फाइल में संग्रहित किया जाना चाहिए, जिसे एक बार हैश होने के बाद किसी के द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए। साथियों, जो भी मूल डिवाइस है उसको कहां आपको रखना है? पुलिस स्टेशन में या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक जो पुलिस स्टेशन का डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें या विभाजित हार्ड ड्राइव में अलग फाइल में संग्रहित करनी है और उन फाइलों को संग्रहित करने से पहले हैश वैल्यू निकाली जाएगी, फिर उसके बाद उनको चेंज नहीं किया जाएगा। अगर उनमें चेंज किया जाएगा तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर वो टेम्परिंग की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए इसलिए एक ऐसी डिवाइस में रखा जाए जिसको कि छुआ नहीं जाना चाहिए। आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको क्या करना है? आईओ है पित साधक करता फाइलों की प्रतिलिपि बना सकते हैं। जो आईओ है वो क्या कर सकते हैं? जो फाइलों की प्रतिलिपि बना सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर के अधिक सुलभ भाग में संग्रहित कर सकते हैं। आईओ जो भी रिकॉर्डेड फाइल है, जो भी डाटा है उसकी प्रतिलिपि फाइलें बना सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर के अधिक सुलभ भाग में जहां सही है वहां संग्रहित यानी स्टोर कर सकते हैं। स्थानांतरण को कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला में दर्शाया जाना चाहिए और उस पर प्रतिसादकर्ता और साक्ष्य विशेषज्ञ हस्ताक्षर होना चाहिए। आईओ को बोला गया है प्रतिसादकर्ता। आईओ को क्या बोला गया है? प्रतिसादकर्ता। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जब भी ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होगा डिजिटल एविडेंस का, उसमें क्या होगा? प्रतिसादकर्ता और साक्ष्य विशेषज्ञ हस्ताक्षर होने चाहिए। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 का स्पष्टीकरण 6 कहता है कि जहां एक वीडियो रिकॉर्डिंग को एक साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया जाता है और दूसरे को प्रेषित या प्रसारित या स्थानांतरित किया जाता है, संग्रहित रिकॉर्डिंग में से प्रत्येक प्राथमिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 57 का स्पष्टीकरण 6 कहता है कि जहां एक वीडियो रिकॉर्डिंग को एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया गया है, स्टोर किया गया है एक लैपटॉप में, स्टोरिंग के बाद आप उसको दूसरे को प्रेषित कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, तो संग्रहित रिकॉर्डिंग में प्रत्येक प्राथमिक साक्ष्य है। जहां जो संग्रहित रिकॉर्डिंग जहां जहां पर संग्रहित हो जाएंगे, जहां जहां पर वो वीडियो स्टोर हो जाएगा, वो सभी के सभी प्राथमिक साक्ष्य हैं। इसलिए मोबाइल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर से गंतव्य कंप्यूटर पर वीडियो स्थानांतरित करने के दौरान एक दर्पण छवि भी उत्पन्न होती है। इसे पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब भी मोबाइल में कोई डाटा रिकॉर्ड हुआ है या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर में कोई डाटा रिकॉर्ड हुआ है, तो डेस्टिनेशन जिसमें मतलब उसको ट्रांसफर करना है, जैसे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? एक मिरर इमेज, उसकी दर्पण छवि भी उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे कि विश्वसनीयता बनी रहे, विश्वसनीय के साथ अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए साक्ष्य विशेषज्ञ या डेटा प्रबंधक या प्रशिक्षित हेड मुहर्रर, जैसा कि पुलिस थानों में अपराध रिकॉर्ड मुंशी के नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में मिरर इमेज को मेमो और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला के साथ मजिस्ट्रेट के निर्दिष्ट डेस्कटॉप पर स्थानांतरित कर देगा। साथियों, इसलिए साक्ष्य विशेषज्ञ या डेटा प्रबंधक या प्रशिक्षित हेड मुहर्रर जिसको ट्रेनिंग दी गई है डिजिटल रिकॉर्डिंग से संबंधित, ऑडियो वीडियोग्राफी के संबंधित, उसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भी मूल डिवाइस है, मूल डाटा है, मूल डाटा को पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में मिरर इमेज को मेमो और कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला के साथ मजिस्ट्रेट के निर्दिष्ट डेस्कटॉप पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उसकी मिरर इमेज बनाना जरूरी है। क्या है मिरर इमेज? कैसे बनती है? बिट बाय बिट। इस संबंध में हम आपको वीडियो बता चुके हैं कि किस प्रकार से बनाई जाती है मिरर इमेज कॉपी। एसओसी के ऑडियो वीडियोग्राफी की प्रक्रिया, डिजिटल साक्ष्य की जब्ती। हम आपको बताएंगे डिजिटल साक्ष्य की जो जब्ती है वो हम आपको इसी में बताएंगे। एसओसी की ऑडियो वीडियोग्राफी की प्रोसेसिंग और डिजिटल साक्ष्य की जब्ती। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिजिटल साक्ष्य उत्पन्न करने वाले सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या क्या शामिल हो सकता है, किस डिजिटल साक्ष्य से क्या मिलेगा, मतलब किस डिजिटल डिवाइस से क्या प्राप्त हो सकता है, ये हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। साथियों, डिजिटल वीडियो कैमरा, सीसीटीवी, इससे आपको क्या मिल सकता है? पिक्चर, वीडियो फाइल स्टोर्ड लोकली और मीडिया कार्ड। मतलब क्या हुआ? चित्र, वीडियो या स्थानीय रूप से या मीडिया कार्ड पर संग्रहित फाइलें आपको मिल सकती हैं।
सेल फोन स्मार्टफोन में क्या क्या हो सकता है? सेल फोन स्मार्टफोन में आपका हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट, क्या हो सकता है? सोशल मीडिया अकाउंट्स, टेक्स्ट संदेश चैट हो सकते हैं, कॉल लॉग्स मिल सकते हैं, संपर्क, प्रयुक्त अनुप्रयोग, क्लाउड आधारित स्टोरेज अकाउंट हो सकते हैं, ऐप आधारित जानकारी हो सकती है, ई कॉमर्स जानकारी और बैंकिंग, छुपा या इनक्रिप्टेड डेटा हो सकता है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, चित्र भी हो सकते हैं, स्थान साझा करना, गूगल प्रोफाइल और टाइमलाइन, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विवरण भी हो सकता है। किसमें? लैपटॉप में। मतलब ये हुआ है इसमें कहने का मतलब कि हम आपको डिवाइस बताएंगे, उपकरण बताएंगे और ये भी हम बताएंगे कि संभावित साक्ष्य के प्रकार, उनसे क्या-क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। तो सेल फोन से क्या-क्या मिल सकता है ये हमने आपको बता दिया। अब कंप्यूटर लैपटॉप से क्या-क्या मिल सकता है? सोशल मीडिया अकाउंट, इंटरनेट खोज इतिहास मिल सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, ईमेल, गैर वेब आधारित हो सकता है, इनक्रिप्टेड या छिपी हुई फाइलें हो सकती हैं, हटाई गई फाइलें, नेटवर्क कनेक्शन, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विवरण भी हो सकता है। फिर हम आपको बताएंगे गेम कंसोल और खिलौने, गेम कंसोल एंड टॉयस। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? चित्र, वीडियो, दस्तावेज, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, इससे आपको पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। फाइल संग्रहण, हार्ड ड्राइव, थंब ड्राइव और ऑप्टिकल मीडिया, इस उपकरण से क्या मिल सकता है आपको? डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ऑडियो, फाइल, एक्सेल सीट ऑफ बैलेंस स्टेटमेंट, सेल एंड फाइनेंशियल डाटा मिल सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक प्रकार से उपकरण है, इससे क्या क्या हो सकता है? उपयोग लॉग, नेटवर्क लॉग, एबी रिकॉर्डिंग, यहां तक कि मोटर वाहनों में भी काफी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं। पहनने योग्य उपकरण, बायोमेट्रिक उपकरण, इनसे जगह उपयोग की गए एप्स, उपयोग लॉग, बायोमेट्रिक डेटा आदि की जानकारी मिल सकती है। तो साथियों ये हमने आपको बताया कि डिवाइस यानी उपकरण, और ये भी बताया कि टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एविडेंस मतलब संभावित साक्ष्य के प्रकार क्या हो सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे सेटअप की फोटोग्राफी क्या होती है। सेटअप की फोटोग्राफी दौर से पहले हर चीज की, दौरे से पहले, दौर नहीं, दौरे से पहले हर चीज की तस्वीर लेना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। दौरे से पहले मतलब जो क्राइम सीन है, दौरे से पहले वहां पर सबसे पहले हर चीज की तस्वीर लेना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। खोज स्थल की कुछ समान तस्वीरें ले जानी चाहिए। जो सर्चिंग प्लेसेस है उस स्थान की नॉर्मल तस्वीरें ली जानी चाहिए, मतलब पहले सर्चिंग से पहले ली जानी चाहिए, फिर बाद में सर्चिंग की ऑडियो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होनी चाहिए, ताकि इसकी खोज पूर्व स्थिति का दस्तावेजीकरण किया जा सके और जांच के दौरान संदर्भ के रूप में काम किया जा सके। ऐसा इसलिए ताकि उसमें रिकॉर्ड में रखा जाए कि पहले हमने वहां पर जाकर के देखा, ऐसी ऐसी चीजें थी, फिर उसके बाद में हमने तलाशी के दौरान ये चीजें पाई, यानी पहले से कुछ प्लान नहीं किया गया है। सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया था, इस पर दस्तावेजीकरण जरूर साबित हो सकता है। जब सिस्टम को फोरेंसिक प्रयोगशाला में फिर से जोड़ा जाता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी उपकरणों के आगे और पीछे के हिस्से और उनके कनेक्ट होने के तरीके की क्लोजअप तस्वीरें ली गई हैं। यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी उपकरण, जो भी डिवाइस यूज किया जा रहा है, उसके कनेक्ट होने के तरीके की क्लोजअप तस्वीरें ली जानी चाहिए। कुछ उपकरणों के पीछे लगे स्विच पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि एक निश्चित कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। संग्रहण एवं संरक्षण कैसा होना चाहिए? सामान्य भंडारण जहां सामान्य भंडारण स्थान जहां प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता डिजिटल साक्ष्य पा सकता है उनमें शामिल हैं। साथियों सामान्य भंडारण स्थान जहां प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता यानी कि आयु डिजिटल साक्ष्य पा सकता है उनमें शामिल हैं। क्या क्या शामिल हैं? आंतरिक बाह्य हार्ड डिस्क, SSD, NVMe ड्राइव आदि सहित, USB पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, CD DVD, MP3 प्लेयर, कंप्यूटर लैपटॉप, चल दूरभाष, डिजिटल कैमरा, चतुर्घड़ी, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DVR, GPS डिवाइस, राउटर आदि। समान भंडारण स्थान जहां प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता डिजिटल साक्ष्य पा सकता है, ये हमने आपको बताया कि यहां पर डाटा हो सकता है इन उपकरण के अंदर। संरक्षित और छिपे हुए उपकरण कौन कौन से होते हैं? कभी कभी डिजिटल साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी पाए जा सकते हैं। कहां पाए जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी पाए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य अनधिकृत पहुंच को रोकना होता है, जैसे फिंगरप्रिंट आधारित अभिगम नियंत्रण, कार्ड एक्सेस करें, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, डोंगल आधारित
एक चतुर अपराधी अपने असली उद्देश्य को छिपाने के लिए बनाए गए लेखों में सबूत छिपाते हैं, जैसे पेन छिपे हुए यूएसबी के साथ, खिलौने खिलौने आदि में भी छिपा करके रखते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको बताया एसओसी के ऑडियो वीडियोग्राफी की प्रक्रिया, डिजिटल साक्ष्य की जब्ती और किस डिवाइस से क्या पोटेंशियल एविडेंस मिलेगा, वो हमने आपको बताया। अब हम आपको अगले भाग में बताएंगे, भाग 8 में डिजिटल साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु कौन कौन से हैं, और उसके बाद इसी में हम आपको बताएंगे कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, जब्ती का ज्ञापन आरेखन कैसा होता है, दस्तावेजीकरण, और हम आपको बताएंगे कि हिरासत की श्रृंखला। ये हम सारी चीजें आपको अगले भाग में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।